नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में करारी हार पर बीजेपी में टकरार शुरू हो गई है। बीजेपी में भीतर घातकों पर बन रही है रिपोर्ट और 44 सीटों पर बीजेपी आखिर क्यों हारी, इस पर भी रिपोर्ट बनाई जा रही है। 3 स्तर पर अलग अलग ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। आला कमान को भी अलग अलग तरीके से रिपोर्ट भेजी जाएगी। ग्राउंड स्तर पर आखिर कहां चूक रह गई, आखिर क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा, इस पर भी ये रिपोर्ट बन रही है। साथ ही प्रत्याशी हार का भीतर घातियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, यानी प्रत्याशियों का साफ तौर पर कहना है कि जो हार भारतीय जनता पार्टी ने सही, उसका मुख्य वजह उसकी भीतर घाती लोग हैं। प्रत्याशियों संगठन के लोगों से इस पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। फाइनल रिपोर्ट पर आला कमान एक्शन लेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी को सबसे ज्यादा, यूपी की अगर बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। 44 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 80 में से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी। सिर्फ और सिर्फ 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। 2019 लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को अकेले 62 सीटें मिली थी, 2024 के चुनाव में वो सीटें और कम होते हुए महज 33 रह गई। ऐसे में बीजेपी को जो नुकसान उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ा, साथ ही जो खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, इसको देखते हुए अब रिपोर्ट बनाने का दौर शुरू हो गया है। चिंतन मंथन शुरू हो गया है। आखिर क्या वो वजह रही जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में नुकसान का सामना करना पड़ा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब इस पर एक रिपोर्ट बन रही है। आखिर क्या, कौन कौन वो भीतर घाती लोग थे जिनकी वजह से बीजेपी के प्रत्याशियों को नुकसान हुआ, क्या वजह थी जिस वजह से 44 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 3 स्तर पर अलग अलग तरह से रिपोर्ट भेजी जाएगी। आला कमान को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और ग्राउंड स्तर पर आखिर कहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों द्वारा चूक रह गई, इस पर भी मंथन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में सबसे ज्यादा इस लोकसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा, 2019 की बात करें जहां बीजेपी को अकेले 62 सीटें मिली थी, अब की बार महज 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। अब इस जो नुकसान बीजेपी को हुआ, उसका आकलन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। रिपोर्ट बनाने की बात यहां पर सामने आई है। इस रिपोर्ट को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए रिया जी, बंद कमरे में चिंतन और मंथन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ग्राउंड पर जाकर के समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा है। इसके लिए 17 नेताओं की एक टीम बनाई गई है। मंडलवार, लोकसभावार उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और साथ ही जो रिपोर्ट आ रही है उसमें सत्ता पक्ष के विधायकों को लेकर के ही जो पार्टी प्रत्याशी हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ कहना है कि भाजपा के विधायकों ने भीतरघात करके पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को हरवाया है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार का ठीकरा संदीप सोम पर फोड़ रहे हैं। वहीं बुंदेलखंड में बांदा के लोकसभा प्रत्याशी हैं आर.के. पटेल, उनका साफ कहना है कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने हमें हरवा दिया, भीतरघात किया, सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और जो बैकवर्ड वोटर हैं उनको ट्रांसफर करवा दिया समाजवादी पार्टी को। फिलहाल अजीबोगरीब स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। हार के बाद अब टकरार शुरू है।
बिल्कुल अनिल जी, अब हार के बाद जो है टकरार शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर बीजेपी के जो भी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, वो भीतर घातियों पर इस हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए, अब जिस तरह से रिपोर्ट तलब हो रही है, ग्राउंड पर जाने की यहां पर बात चल रही है कि ग्राउंड पर जाकर आखिर समझा जाएगा कि क्या कुछ वो वजहें रही जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये प्रदर्शन, जो खराब प्रदर्शन रहा, वो उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ा। क्या माना जाए अनिल जी, इसके अनुसार, इसको देखते हुए ये रिपोर्ट जो बनेगी वो कितनी महत्वपूर्ण, ताकि आगे चलकर बीजेपी को ऐसा नुकसान ना देखना पड़े और आगे प्रदर्शन को सुधारा जा सके और 2047 में अच्छा प्रदर्शन करके एक बेहतर कमबैक हो। इसको देखते हुए ग्राउंड पर अब जो जाने की बात सामने आ रही है वो कितना महत्वपूर्ण? देखिए रिया जी, आमतौर पर हमेशा हार के बाद समीक्षा होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। तो ये अपना एक पुरानी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन और मंथन के बाद अब समीक्षा पर उतर आई है। ग्राउंड लेवल पर हार की समीक्षा की जाने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके पास बरेली मंडल की जिम्मेदारी है। वहां पर जो भाजपा की हार हुई है उसकी समीक्षा वो करेंगे। लबोलुआब जो मकसद है बीजेपी का कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश फर्क रहा है भारतीय जनता पार्टी से, उसको कैसे रोक कर रखा जाए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और अभी हाल फिलहाल में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। तो वहां पर करारी हार का सामना न करना पड़े, तो इसको लेकर के समीक्षा चल रही है। संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है। वही गोरखपुर में आरएसएस और भाजपा के बीच जो दूरी बढ़ी है उसको भी पाटने की कवायद जो है वो जारी है। बिल्कुल अनिल जी, अब कोशिश यही की जाएगी कि आगे जो अगले चुनाव है उनमें बीजेपी को ऐसा नुकसान ना उठाना पड़े। साथ ही जिस तरह से रिपोर्ट बनाकर अब आकलन की बात सामने आ रही है, देखना यह होगा कि जो भीतर घातियों की बात यहां पर आई है कि भीतर घातियों की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उनके खिलाफ हाईकमान किस तरह से एक्शन यहां पर लेता है, उस पर भी सभी की निगाहें। अनिल जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वहीं अब बात जयपुर की कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में लोकसभा सांसद और प्रत्याशी शामिल होंगे। बीजेपी को राजस्थान में 25 में से 14 सीटों पर जीत मिली थी। इस दौरान जिन सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, उन सीटों पर आखिर हार की वजह क्या रही, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उन सीटों पर हार की वजह क्या रही, इसको लेकर चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। बैठक में चर्चा की जाएगी। उन सांसदों को भी बुलाया गया है जो जीते हैं और जो प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, उनको भी बैठक में बुलाया गया है। इस दौरान बीजेपी, अगर राजस्थान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 में से 14 सीटें जीती थी। जिन बाकी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां हार की मुख्य वजह क्या रही, नुकसान का मुख्य कारण क्या रहा, इसको लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी चिंतन और मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठक और चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां हार का मुख्य कारण, हार की मुख्य वजह क्या रही, उसको लेकर समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। तो राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी का मिशन 25 फेल होने के बाद से ही नेताओं में खलबली मची हुई है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान को 11 लोकसभा सीटों पर मिली हार के कारणों वाली रिपोर्ट सौंप कर आए थे। अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में आज एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें एक दशक बाद मिली इस हार को लेकर सीट वाइज चर्चा की जा रही है। वहीं इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो राजस्थान में
जिन 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 11 सीटों को बीजेपी को हारना पड़ा, उसको लेकर अब चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 25 था, क्योंकि 25 में से 25 सीटें जीतने का बीजेपी का मिशन और फॉर्मूला फेल साबित हुआ। 11 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद दिल्ली जाकर बीजेपी हाईकमान को 11 लोकसभा सीटों पर मिली हार के कारण वाली रिपोर्ट सौंप कर आए। अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में आज बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें एक दशक बाद बीजेपी को जिस तरह से राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा, 11 सीटें हारनी पड़ी, उस पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता कुलदीप सैनी का रुख कर लेते हैं, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरह से बीजेपी का जो प्रदर्शन राजस्थान में रहा, मिशन 25 तो फेल साबित हो गया, 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब उस हार को लेकर समीक्षा का दौर, मंथन का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने बैठक बुलाई है। कितने बजे बैठक शुरू होगी और कौन कौन दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, 11 सीटों पर करारी हार के बाद अब संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक और राजस्थान में मिशन 25 को लेकर जो हुंकार भरी थी, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आई और इसका ये परिप्रेक्ष्य जो है कि आज जिस तरीके की बैठक बुलाई गई है, संगठन के तमाम उन सीटों के तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। मेरे बीच आप देख पा रहे हैं जहां पार्टी दफ्तर के जो हाल आपको दिखा रहा हूँ, लगातार यहाँ पर प्रत्याशियों का दौर शुरू हो चुका है। 12 बजे इस बैठक में तमाम जो प्रत्याशी थे आना शुरू हो गए थे। फिलहाल सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से माना जा रहा है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी है उस पर एक बार फीडबैक किया जाए, ताकि राजस्थान के जिस लिहाज से ये सीटें हारी गई है उनके आखिर जिम्मेदार कौन है और उसी पर तय होगा कि आखिरकार अब जब बात प्रमोशन की, डिमोशन की आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तय कर देती है कि राजस्थान में जिस तरीके के हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, उसी लेकर फीडबैक का दौर चल रहा है। हालांकि ये माना गया था कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन विधानसभा में बजट की बैठकों की व्यस्तता की वजह से मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को जीते हुए तमाम प्रत्याशी वो भी पहुंचे हैं। भागीरथ चौधरी अजमेर से जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की हलचल आप पार्टी दफ्तर में देख पा रहे हैं, क्योंकि एक एक कर जो है तमाम दिग्गज और जो सांसद जीत कर आए हैं उनके आने का, और जो प्रत्याशी नहीं जीत पाए उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो गया। तो कैसी हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी है और साथ ही रीता राजसर और जो प्रदेश के कई जो बड़े चेहरे हैं वो पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद है। खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद है। 12 बजे इस बैठक का दौर शुरू हो गया था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 25 सीटों के तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया था, चाहे जीते हुए हो या हारे हुए प्रत्याशी हो, और उनसे ये फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ गलतियां रही है लोकसभा चुनाव के अंदर। उस पर बैठक का दौर शुरू हो चुका है और पार्टी की जहां हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 लेन की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जो बैठक एक तरह से मान लिया गई है कि मीडिया को इससे दूर रखा गया है। ये संगठन की बैठक बताई जा रही है। इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस पर बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इस बैठक में निकल के आया है। जिस तरह से 2014-2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में देखा था कि सभी 25 में से 25 सीटों पर कमल खिला था, लेकिन 2024 में हालांकि जब अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बंपर जीत विधानसभा चुनाव में मिली। उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। जो लक्ष्य लेकर चली थी बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीतने का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो क्या माना जाए, जिस तरह से अब बैठकें शुरू हो चुकी हैं, मंथन चिंतन किया जा रहा है, क्या कुछ परिणाम इस बैठक का निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके के टिकटों को बंटवारा हुआ और जो पार्टी की भीतरघात की बात लगातार चल रही थी, कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा रहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 सीटों पर जिस तरीके हमने देखा है कि चूरू लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वहां से अपने
प्रत्याशियों को टिकट काटा और वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा हासिल कर लिया। लोकसभा में नागौर सीट की अगर हम बात करें, नागौर से आरएलपी का गठबंधन था एनडीए के साथ, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए और बाड़मेर से जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जाते थे रविंद्र पार्टी के, वो भी पार्टी से लगातार टच में रहे, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल कई सारी ऐसी सीटें थी कुलदीप जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि अब समीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है कि आखिर क्या हार का वजह रहा और साथ ही इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जाती है, उस पर सभी की निगाहें। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आखिर अब सवाल यह उठने लगा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी विधायकी छोड़ अब केंद्र की राजनीति में उतरने का फैसला लिया, तो उसी के साथ नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो गया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष का पद अब अखिलेश यादव के बाद संभालेगा। अखिलेश के बाद नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होगा, ये तमाम सवाल बरकरार हैं और सभी की इन पर निगाहें। शिवपाल यादव के नाम की इस दौरान चर्चा सबसे जोरों पर है। अखिलेश यादव पीजीए का फॉर्मूला भी इस दौरान लागू कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें कि इंद्रजीत सरोज को भी मौका इस दौरान मिल सकता है। अखिलेश यादव विधान परिषद में किसे सौंपेंगे नेता प्रतिपक्ष का पद, ये सवाल भी बरकरार है। साथ ही सूत्रों के हवाले से एमएलसी गुड्डू जमाली के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। अखिलेश यादव की विधायकी छोड़ने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो गया है। ऐसे में तमाम चर्चाओं के बाजार गर्म है कि आखिर कौन अब नेता प्रतिपक्ष का पद संभालेगा। इस दौरान सबसे तेजी से शिवपाल सिंह यादव के नाम की चर्चा हो रही है। सीधे जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अब केंद्र की राजनीति में आने का फैसला कर लिया है, विधायकी छोड़ दी है, तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी यहां पर खाली हो गया। अब सवाल यही कि आखिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बाद कौन। जनता की अदालत में जिस तरह से अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला हिट हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा और विधान परिषद में भी यही पीडीए फार्मूला अखिलेश यादव फॉलो कर सकते हैं। अखिलेश यादव के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी जो है वो खाली हो गई है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की नाम की है, लेकिन ये भी चर्चा है कि पीडीए फार्मूले के तहत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो अखिलेश यादव किसी दलित को दे सकते हैं, क्योंकि दलितों का रुझान जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है, इंडिया गठबंधन की तरफ देखा गया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो इंद्रजीत सरोज हैं उनको भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अगर हम बात विधान परिषद की करें तो अभी वहां पर नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो खाली था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 10% संख्या बल नहीं था। लेकिन अब विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी ने अपना जो नेता प्रतिपक्ष का संख्या बल होता है वो हासिल कर लिया है। तो इस हिसाब से विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो किसी दलित, मुसलमान या पिछड़े को मिल सकता है। अनिल जी, क्योंकि आप यूपी की सियासत को काफी अच्छे से समझते हैं, तो अगर हम अंदर की बात करें, जैसा आपने बताया कि शिवपाल यादव का नाम हालांकि तेजी से आगे बढ़ रहा है, चर्चाओं में है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव देखे, बीएसपी के जो वोटर्स थे उन्होंने भी अब की बार बम्पर तरह से जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा। ऐसे में क्या माना जाए कि अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को मौका देंगे, उन पर भरोसा जताएंगे, या किसी नए चेहरे को, जैसा आपने कहा इंद्रजीत सरोज, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है? बेशक जो पीडीए फार्मूला है वो हिट हो चुका है और अखिलेश यादव यही पीडीए फार्मूला जो है वो प्रतिपक्ष नेता की जो दावेदारी है उसमें भी लागू कर सकते हैं। इंद्रजीत सरोज का नाम भी अंदर खाने में बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जो चाचा शिवपाल हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, मुलायम परिवार के हैं, तो इसलिए उनके नाम की चर्चा होना तो लाजिमी है। स्वाभाविक है कि अखिलेश के बाद समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर का नेता कौन है,
लेकिन रही बात नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी की, तो अगर चाचा शिवपाल अगर नंबर 1 चल रहे हैं, तो दलित चेहरे के रूप में इंद्रजीत सरोज का भी नाम तेजी से चल रहा है। अनिल जी, जिस तरह से विधान परिषद में अभी तक समाजवादी पार्टी के पास उतना संख्या बल नहीं था, अब जिस तरह से प्रदर्शन रहा, अब संख्या बल भी बढ़ा है, क्या माना जाए अब विधान परिषद की अगर बात करें, किसका नाम चर्चाओं में, किसको नेता प्रतिपक्ष वहां बनाया जा सकता है? देखिए, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पीडीए फार्मूला लागू होगा। आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, एमएलसी बनाए गए हैं गुड्डू जमाली, और उन्हीं के साथ आजमगढ़ के ही हैं बलराम सिंह यादव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर के गंभीरता से विचार किया जा रहा है, और ये संभावना जताई जा रही है कि आजमगढ़ को विधान परिषद में जो है वो नेता प्रतिपक्ष का लाभ मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र यादव की आजमगढ़ में जीत हुई है, वो मैसेज गया है उत्तर प्रदेश में, और आजमगढ़ को इसका जो है इनाम मिल सकता है। अनिल जी, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा, समाजवादी पार्टी को पीडीए का जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। अब आगे अगर बात करें, यूपी में उपचुनाव भी है, उस उपचुनाव को देखते हुए भी क्या नेता प्रतिपक्ष या जो भी अभी यूपी की सियासत पूरी तरह से चल रही है, उस उपचुनाव पे भी उसका फर्क पड़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है? बेशक रिया जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। अब इसमें समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा पेच है वो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें हिस्सेदारी मांग सकती है, और इन 10 सीटों पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो प्रत्याशियों के चयन का है। क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए फार्मूला फॉलो करेगी और पीडीए फार्मूले के तहत ही इन 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, इसको लेकर के भी बिल्कुल, यानी नेता प्रतिपक्ष का पद किसे दिया जाता है, इससे भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसी पर सबकी निगाहें कि क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव पर भरोसा जताते हैं या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी जानकारी के लिए। तो वहीं अब बात रांची की कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर बड़ा आरोप, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में घोटाला, खेल मंत्रालय ने भी खेला कर दिया, ऐसा मरांडी का कहना है। मामले की सीबीआई जांच हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम को घेरना यहां पर शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यहां पर बड़ा आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में बड़ा घोटाला किया जा रहा है, खेल मंत्रालय ने भी खेला कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मामले की सीबीआई जांच की यहां पर बाबूलाल मरांडी जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, एशियन गेम के मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इसमें जो गड़बड़ियां हुई है उन गड़बड़ियों की हम जांच करवाएंगे। क्योंकि ये बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी मणिपुर की घटना पर खामोश रहते हैं, और बाबूलाल जी को अगर जांच करवाने का इतना ही शौक है तो मोमेंटम घोटाले की भी वो जांच करवा लें। और राज्य की एजेंसी पर बाबूलाल जी को भरोसा और विश्वास क्यों है, क्यों नहीं है, सिर्फ सीबीआई पर क्यों है? तो स्वाभाविक तौर पे सिर्फ एक राजनीतिक विद्वेषता को फैलाने के लिए बाबूलाल जी हो या निशिकांत दुबे हो, इस तरह का बयानबाजी वो करते रहते हैं। स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर मामला है और सरकार इस पर चिंतित है, गंभीर है, और माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में इसकी जांच का भी आदेश दिया है। तो अब बाबूलाल जी जैसे लोग, हमें लगता है कि अब बाबूलाल जी की विदाई तय मानी जा रही है। अब वो बेचारे सीबीआई पर के भरोसे ही अब वो प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहते हैं। देखिए, एशियन गेम के मामले में, तो यहां पर एशियन महिला गेम्स के मामले को लेकर पूरी तरह से जो है सियासत गर्मा गई है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। सीधे रुख करेंगे अजय कुमार पांडे का ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल ये सही कह सकते हैं कि पिछले साल में सरकार ने कई देशों का लेकर के एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप कराया था, जिसमें भारत के अलावा 6 देश के विभिन्न देशों के लोग महिला प्रतिभागी शामिल हुआ था। तो इन सभी लोगों के लिए
उनके रहने सहने की और खाने पीने की व्यवस्था, उनके आओ मेहमानों की व्यवस्था को लेकर के जो खर्च हुए थे, वो जिसमें वो खर्च करीबन 1,04,00,000 से अधिक हैं। तो ये चीजें सामने आई है और ये ऑडिट में एजीए ने उस पर आपत्ति जताई कि इसमें जो पैसे जो खर्च किए गए वो अत्यधिक हैं। जिनको टेंडर दिया गया था इन तमाम आयोजकों को, वो कई गुने जो उनके टेंडर्स के नियमन अनुसार को ताक पर रख करके उससे कई अधिक मूल्यों को रुक करके उनको दिया गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि यह राज्य में पिछले साल 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2023 तक का ये जो ये कार्यक्रम हुआ था यहाँ राज्य में, और देश के के अलावा कई विदेशी मेहमान भी इस खेल को देखने के शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात है इसमें यह जो खेल के समापन के बाद जो उन खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए जो डिनर पार्टी की गई थी, उसमें से 1 करोड़ से अधिक रुपए की खर्च की गई है। और ये मामला खुलासा होने और यह झारखंड में निश्चित रूप से तेज है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कमीशन टेंडर घोटाले के मामला अभी सियासत अभी कम भी नहीं हुई है। बिल्कुल अजय, यानी अब सीबीआई जांच की इसमें मांग हो रही है और पूरी तरह से इस मामले को लेकर सियासत जो है झारखंड की गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। अजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।